उसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस प्रोजेनी ज्यादा, यानी कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, जैसे प्लांट्स हो, कुछ भी हो, कोई ऑर्गेनिज्म हो, जो ज्यादा प्रोजेनी बढ़ाएगा, कोई बैक्टीरिया बहुत सारी कॉलोनी बढ़े, है ना, तो नेचर उसी को सेलेक्ट करेगा। रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या होती है? जो प्रोजेनी ज्यादा करना है, जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा प्रोजेनी दे रहा है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, नेचर उसी चीज को सेलेक्ट करेगी ना। तो वोल्केनो फटा था, वोल्केनो से निकले थे मोल्टन मास, मोल्टन मास में क्या क्या थे? वाटर वेपर्स थे, कुछ मीथेन गैस थी, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड थी, कुछ अमोनिया थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चा कि अर्ली अर्थ के अंदर कौन कौन सी चीजें थी? वाटर एंड से वो दूर दूर चली गई, दूर दूर चली गई। अब दूर दूर चली गई, कहीं पे छोटे सीड थे, कहीं पे बड़े सीड थे, जिसके बड़े सीड, जहाँ पे बड़े सीड लगे तो बड़ी चोंच होगी, जहाँ पे छोटे सीड थे वहाँ पे छोटी चोंच होगी, है ना। तो जो जहाँ पे गया वो वहीं का हो गया, ठीक है। उसने अपने अंदर भूसी के चेंजेस कर लिया, जैसा फूड वो खाएगा वैसा ही वो चेंज कर लिया, उसने अपनी बीक को, अपनी चोंच को वैसा ही चेंज कर लिया। हेलो बच्चों, मेरा नाम है कामना यादव और आज हम पढ़ेंगे बेटा इवोल्यूशन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आपके नीट एग्जाम के लिए भी, ठीक है। तो नीट एग्जाम तो अभी आने वाला है मई में, तो आपको क्या करना है, इससे रिवाइज करना है। नई एनसीईआरटी के बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाए मैंने, फिर इससे हर एनसीईआरटी की लाइन से मैंने क्वेश्चन बना रखी है, ठीक है, वो देख लेना तुम। वो क्वेश्चन करोगे, उसके बाद पीवाईक्यूज करोगे, ठीक है। हर चैप्टर के साथ ऐसे ही करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिविजन। जो इवोल्यूशन है उसमें क्या होता है बच्चों, हिस्ट्री पढ़ोगे तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, क्या आपके ब्रह्मांड का ओरिजिन कैसे हुआ, जो पृथ्वी है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसके ऊपर फर्स्ट सेल कब आई, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कब आए भैया, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल कैसे आई, मॉडर्न होमो सैपियन तुम्हारे कैसे बने, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या चेंजेस होके इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो हिस्टोरिकल चीजें पढ़ोगे तुम इसमें। चेंजेस इन फ्लोरा एंड फना, मिलियन ईयर्स है कि जो फ्लोरा है तुम्हारा, फना है उसमें मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था, ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हो तुम, ब्रह्मांड का ओरिजिन कब हुआ, हुआ बच्चों 20 बिलियन ईयर्स एगो, बीवाई, ठीक है। उसमें क्या क्या बना, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज बने। उस क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज के अंदर क्या था, स्टार्स थे, गैस क्लाउड्स थे और डस्ट थी, कुछ नहीं था, तारे, गैस क्लाउड्स और डस्ट, ठीक है। ये है बिग बैंग थ्योरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। जहां पे याद करना हो मैं बता दूंगी कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। बिग बैंग थ्योरी बहुत ही एक्सेप्टेबल थ्योरी है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए मानी जाती है, ठीक है। क्या हुआ, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, वोल्केनो फटा, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, बम फटा। उसमें क्या हुआ, तुम्हारा यूनिवर्स, अब जब बम फटता है तो चीजें बिखर नहीं जाती, तो ऐसे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ। अब जब बम फटेगा तब क्या होता है, एक्सप्लोजन हुआ, ह्यूज एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, तो तब क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन धीरे टाइम के साथ क्या होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। तो यहाँ पे तो टेम्परेचर ज्यादा था, फिर क्या हुआ, टेम्परेचर कम हो गया, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो गया। उसमें कौन कौन सी गैसेस थी, हाइड्रोजन और हीलियम। वो गैसेस कंडेंस्ड हुई, उनके ऊपर ग्रेविटी अप्लाई हुई, एक साथ आई वो, उससे बने गैलेक्सीज, और गैलेक्सीज से बना तुम्हारा यूनिवर्स, ठीक है। ये है बिग बैंग थ्योरी, तो ये याद करनी होती है। अर्ली अर्थ पे कौन कौन सी गैसेस थी, क्या क्या चीजें थी, ये बता दो भाई। अर्ली अर्थ कब बनी, 4.5 बिलियन ईयर्स का, यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर और अर्थ 4.5, वहां पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, हाईली रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। मोल्टन मास फटा था, वोल्केनो फटा था, वोल्केनो से निकले थे मोल्टन मास। मोल्टन मास में क्या क्या थे, वाटर वेपर्स थे, कुछ मीथेन गैस थी, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड थी, कुछ अमोनिया थी। तो यहां से क्वेश्चन आता है बच्चा कि अर्ली अर्थ के अंदर कौन कौन सी चीजें थी, वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये भी दे देंगे कि भाई बताओ इसमें से कौन सी गैस प्रेजेंट नहीं थी, तो ठीक है। तो हर तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो जी, अब मैंने बोला कि अर्ली अर्थ पे थी मीथेन, अमोनिया, ठीक है, वाटर वेपर भी था। वाटर वेपर के ऊपर क्या पड़ा, सन की भैया किरणें पड़ी, यूवी रेज पड़ी वाटर वेपर के ऊपर। अगर वाटर के ऊपर सन की किरणें पड़ेंगी तो वाटर टूट जाएगा, H2 और O2 ब्रेक हो गया। H2 तो भैया हल्की थी, ठीक है, तो वो तो चली गई, एस्केप हो गई वो। O2 ने कर ली रिएक्शन किसके साथ, मीथेन के साथ और अमोनिया के साथ। अब मीथेन के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया के साथ की तो क्या बनी, नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स था, वाटर मॉलिक्यूल्स एक साथ क्या बनाए भैया, तुम्हारे बादल बनाए, क्लाउड्स बनाए। क्लाउड्स से क्या होती है बच्चों, बारिश होती है। अब देखो जब जब अर्थ थी, अर्ली अर्थ थी, उस पे क्या था, फ्लैट तो था नहीं कुछ भी, ऐसे गड्ढे थे, बड़े बड़े गड्ढे थे, ठीक है। तो उसमें जब बारिश हुई तो पानी भर गया, तो आज तुम उसको ओशन के नाम से जानते हो, महासागर, समुद्र, ठीक है। तो आज वो बड़े बड़े ओशन हैं, उस डिप्रेशन में जब पानी भरा था ना तब, तो क्लाउड्स बने वाटर कंडेंस होने से। फिर क्या हुई, रेन हुई, फिर रेन होगी तो किसके अंदर, गड्ढों में भरेगी, फिर डिप्रेशन, और आज तुम उसको ओशन के नाम से जानते हो, ठीक है। तो पता चल गया यहाँ पे। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया क्या है भाई, एस्ट्रोनॉमर्स आज भी इस थ्योरी को मानते हैं। इनका कहना है कि भाई दूसरे प्लेनेट से लाइफ आई है, कि भाई किसी दूसरे प्लेनेट से स्पोर आ गए, सीड आ गए, मतलब कि ऐसी चीजें, स्पोर, सीड, स्पर्म, ये ऐसी चीज। तो कभी ऐसा होता है कि दूसरे प्लेनेट से आ गए, अपने अर्थ पे गिर गए और स्पोर्स आए तो प्लांट्स उगने लग गए, स्पर्म्स आए तो ऑर्गेनिजम्स बन गए, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। सीड आए तो
पौधे बन गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये मानते हैं थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया कि जो लाइफ है वो दूसरे प्लेनेट से आई है। अर्ली ग्रीक थिंकर्स ये सोचते थे यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, स्पोर्स है, और ये कहां से आई है, दूसरे प्लेनेट से आई है। दूसरे प्लेनेट ने ट्रांसफर किया अपने पास लाइफ, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? बायो का मतलब लिविंग, ए बायो यानी कहां गया मेरा लेजर, कहां गया, एक सेकंड। हाँ, ए बायोजेनेसिस में क्या होता है बच्चों? अभी भी नहीं आ रहा। अच्छा, ए बायोजेनेसिस में क्या होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स, लाइफ कम फ्रॉम डेड, डेड और डिकेइंग मैटर से आई है। भैया देखो, मड़ कीचड़, कीचड़ से आया मच्छर, ऐसा हो सकता है? मच्छर तो मच्छर से ही है, क्या कीचड़ से मच्छर आया? नहीं। अब कीचड़ जहां पे होगा वहां पे मच्छर होते हैं, पनपते हैं, तो क्या ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि मच्छर कीचड़ से आया, है ना? तो ये सारी चीजें कि लाइफ कम फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर, जल्दी जल्दी करेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस पूछ लेते हैं, किसने दी? ल्यूइस पास्चर ने दी। मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे, लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, दूसरी लाइफ से, ये जो पहले से लाइफ है ना अर्थ के ऊपर, उसी से आई। लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो पहले से लाइफ है ना उसी से आई है। जैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, स्टरलाइज्ड फ्लास्क दिया जिसके अंदर कोई माइक्रोब्स नहीं थे, उसमें क्या किया इन्होंने? किल्ड डाली तो लाइफ नहीं है, किल्ड के साथ इन्होंने हवा भी डाली तो लाइफ आ गई, यानी कि हवा के अंदर कोई लाइफ थी उसमें लाइफ आ गई, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओप्रेन एंड हाइडन, क्या थ्योरी थी उन्होंने? ए बायोजेनेसिस पे दी थी इन्होंने बढ़िया बताई थी चीज कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ है। कैसे केमिकल इवोल्यूशन? यानी कि कुछ केमिकल्स हैं जिससे लाइफ आई है, प्रोटीन और आरएनए। लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। वन सेकेंड, लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, है ना? आई तो नॉन लिविंग थिंग्स से ही है, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, सॉरी मॉलिक्यूल कौन से हैं? प्रोटीन और आरएनए, ठीक है। डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन लाइफ से, यही तो जेनेटिक मटेरियल तुम्हारे अंदर है जिससे लाइफ बनी है। इनऑर्गेनिक से जो डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे कि कौन से हो गए? प्रोटीन और आरएनए। चलो, एस एल मिलर ने क्या बताया था? ये जो थ्योरी ना ये ज्यादा डिटेल में नहीं पड़ेगी, ठीक है, तुम्हें इतना नहीं करना है। एस एल मिलर ने क्या किया था कि भाई जो अर्थ पे तुम बताते हो कि ये गैसेस थी, H2O था, मीथेन थी, अमोनिया थी, ये सारी चीजें मैं करके देखता हूँ कि उसी टेम्परेचर पे, तुमने बताया था कि जो अर्ली अर्थ थी उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, हाईली रिड्यूस एनवायरमेंट था, कुछ ज्यादा गैसेस प्रेजेंट नहीं थी, कुछ कुछ थे, उससे लाइफ बनी है। तो इन्होंने वो सेम कंडीशन लैब में कर दी, उतना ही टेम्परेचर किया भैया, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन्होंने लैब के अंदर कर दिया, और वो सारी गैसेज इन्होंने डाल दी, और भैया लाइट का इन्होंने सोर्स निकाल दिया, इलेक्ट्रिक स्पार्क कर दिया। तब इन्होंने देखा कि क्या बन रहा है। देखो जी, क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन ऑन लैब, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया क्लोज फ्लास्क के अंदर, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक स्पार्क कर दिया इन्होंने, उसमें कौन कौन सी गैसेज डाली? CH4, H2, NH3, और 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया इसने। ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? प्रोटीन बनाते हैं। तो यही सिमिलर एक्सपेरिमेंट और साइंटिस्ट ने भी किया, उन्होंने देखा कार्बोहाइड्रेट बन रही है, फैट बन रही है, मतलब ये सारी चीजें बन रही है। इन्होंने जब किया था एक्सपेरिमेंट तब क्या बना था इनसे कि इन्होंने अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन देखी थी, अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनते। तो इन्होंने देखा कि हाँ भाई इन सब चीजों से प्रोटीन बन, और यही एक्सपेरिमेंट दूसरे साइंटिस्ट ने किया तो उस पे वहां पे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और ये सारी चीजें बन रही थी, ठीक है। अब देखो लाइफ फॉर्म, ये यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि जो लाइफ फॉर्म हुई थी 4 बिलियन ईयर्स एगो हुई थी। फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ 3 बिलियन ईयर्स एगो, सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। फर्स्ट यूकैरियोटिक 1.5 बिलियन ईयर्स एगो, ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है बच्चों, ऐसे भी मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, डार्विन जी ने थ्योरी दी थी। क्या दिया था कि जरूरी नहीं है कि तुम अपने बहन भाई, ठीक है, अपनी जो जनरेशन है उसी से मिलते हो, तुम अपने पूर्वजों से भी मिलते हो, ठीक है, जो तुम अभी जिंदा नहीं है ना उनसे भी मिलते हो, ठीक है, जो तुम्हारे पहले वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे तुम मैच खाते हो, ठीक है। एग्जिस्टिंग लिविंग फ्रॉम शेयर सिमिलरिटीज टू वेरिंग डिग्री नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स बट आल्सो विद प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। सिमिलरिटीज तुम्हारे तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे जो साथ वाले हैं उन्हीं के साथ नहीं है, जो तुम्हारे पूर्वज हैं उनके साथ भी है, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के साथ भी तुम कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैच खाती है तुम्हारी, ठीक है, कुछ सिमिलरिटीज है तुम्हारे अंदर, तभी तुम तो ह्यूमन बीइंग्स हो, तो यही है। और दूसरा दिया था फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डार्विन की जो फिटनेस थी ना वो बेटा उसने बताई थी रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यानी कि जैसे कि हम लोग हैं, क्या हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसीलिए नेचर हमें सेलेक्ट कर रहा है, तो इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस, प्रोजेनी ज्यादा, यानी कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, जैसे प्लांट्स हो, कुछ भी हो, कोई ऑर्गेनिज्म हो, जो ज्यादा प्रोजेनी बढ़ाएगा, कोई बैक्टीरिया हो, बहुत सारी कॉलोनी बढ़ाएगा, है ना, तो नेचर उसी को सेलेक्ट कर लेगा।
रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या होती है? जो प्रोजेनी ज्यादा करना है, जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा प्रोजेनी दे रहा है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, नेचर उसी चीज को सेलेक्ट करेगी। तो ये थी डार्विन फिटनेस। ठीक है, फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल बेटर फिट इन एनवायरमेंट। ऑब्वियसली जो चीज बेटर फिट होगी एनवायरमेंट में, तुम्हारे जैसे एनवायरमेंट यहाँ पे बढ़िया है, ठीक है, तुम बढ़िया आराम से गर्मी सर्दी में रह सकते हो, तुम उसको टॉलरेट कर सकते हो, तो नंबर तो बढ़ेंगे ही। तो जो चीज बेटर फिट है एनवायरमेंट के अंदर, उसकी ऑब्वियसली प्रोजेनी ज्यादा तो होगी। ठीक है, तो वही सिलेक्ट कर लेगा नेचर। ठीक है, जो ज्यादा बच्चे पैदा करे, जो ज्यादा प्रोजेनी जनरेट करे, उसको कौन सिलेक्ट करेगा? नेचर। वही चीज नेचर सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अल्फ्रेड वॉलेस ने क्या था? नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने क्या होता है, आर्कीपेलागो नाम की जगह थी, कम विद सिमिलर कंक्लूजन एज अदर्स। इन्होंने भी दूसरों की तरह सेम ही कंक्लूजन दिया। ठीक है, लेमार्क ने क्या किया था, ये थोड़ी भी इंपॉर्टेंट है भाई, कि भाई जिराफ नेक का इन्होंने एग्जांपल लिया, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन बताया इन्होंने। अब देखो कैसे, इन्होंने बताया कि जिस चीज का तुम ज्यादा यूज करते हो ना, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, स्ट्रेंथन हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और जिसका तुम यूज नहीं करते वो डिसअपीयर हो जाती है। ऐसा थोड़ी ना होता है ना। इसमें देखो इन्होंने क्या किया था कि जो जिराफ लिए थे, तो क्या हुआ था कि इन्होंने बताया कि भाई छोटे वाले प्लांट्स खत्म हो गए थे, लेकिन बड़े वाले प्लांट्स थे। ठीक है, छोटे वाले प्लांट्स जिराफ ने खा के खत्म कर दिए थे, लेकिन बड़े वाले प्लांट्स थे, उन्होंने धीरे धीरे अपनी नेक को स्ट्रेच करना स्टार्ट किया। भूख लगेगी तो खाने के लिए नेक को बढ़ाएंगे ना, उन्होंने धीरे धीरे अपनी नेक को स्ट्रेच करना स्टार्ट किया। तो क्या होगा, उनकी आगे वाली जनरेशन में ऐसे लंबी नेक के जिराफ पैदा हो गया। ऐसा थोड़ी ना होता, आज हम अपने हाथों का ज्यादा यूज कर लेंगे तो क्या हमारे हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इन्होंने थ्योरी दी थी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये भी गलत साबित हो गई भाई। अब बताते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल ने बताया था कि तुम्हारे एम्ब्रियो जो है ना, वो मैच खाते हैं। क्लीवेज जब होता है जाइगोट के अंदर, मोरुला ब्लास्टुला, ये सबका सेम होता है। ठीक है, इससे तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारे एंसेस्टर्स में, तुम्हारे पूर्वज में ये है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ सम फीचर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन ऑल वर्टिब्रेट्स। जैसे कि हम लोग हैं, वर्टिब्रेट्स हैं सारे, इनमें क्या है, सारे ऑब्जर्वेशन सेम है, कि जो मैंने बताया एम्ब्रियो की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लीवेज, वो सब में सेम। ठीक है, बाद में जाके उसका जो बॉडी है वो अलग बन जाता है, लेकिन जब एम्ब्रियो बनता है ना, उसके अंदर क्लीवेज होती है, वो सबकी सेम है। एब्सेंट इन अडल्ट, लेकिन अडल्ट्स में एब्सेंट हो जाती है। ऐसा क्यों? देखो इन्होंने बताया था कि जो वर्टिब्रेट्स का जो एम्ब्रियो है ना, उसमें रो ऑफ गिल स्लिट मिलती है। मतलब एम्ब्रियो के अंदर तो तुम्हारे अंदर वो फीचर्स प्रेजेंट है, लेकिन जब तुम बड़े होते हो तो वो फीचर्स गायब हो जाते हैं। तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि जो वर्टिब्रेट्स का एम्ब्रियो है, उसके अंदर रो ऑफ गिल स्लिट्स मिलती है। ठीक है, वो फंक्शनल इन फिश है, लेकिन नॉट फाउंड इन अडल्ट है। अडल्ट में तो नहीं मिल रही, लेकिन फिश में फंक्शनल है। इन्होंने क्या बताया था कि जब तुम्हारी एम्ब्रियो है, उसमें सेम सेम चीजें मिलती है, लेकिन वो अडल्ट में गायब हो जाते हैं। तो भाई ये फिश में गायब क्यों नहीं? फिश के अंदर तो गिल स्लिट फंक्शनल है ना, हमारे अंदर तो नहीं है। नॉट फाउंड इन अडल्ट वर्टिब्रेट्स, लेकिन फिश के अंदर तो है। तो ये थ्योरी डिस्प्रूव की थी कार्ल आइंस्टाइन वैन बियरली। ठीक है, वॉन बियरली। सो प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल्स पढ़ते हो भैया, तुम क्या पढ़ते हो? एज रॉक सेडिमेंट्स और ये रेडियोएक्टिव डेटिंग से पता लगा भाई। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, वो दब गए, सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे दब गए। अब तुम बहुत सालों बाद उसकी खुदाई करोगे तो उसकी मसल्स वगैरह तो डिग्रेड होगी, लेकिन उसका जो बोन वाला पार्ट है वो अभी भी मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो ये आती है स्टडी ऑफ फॉसिल्स के अंदर, कि जो तुम उससे तुम जो वो है, जो भी मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है, उसका बोन वाला स्ट्रक्चर वो पता लगा सकते हो कितने साल पुराना है। रेडियो एक्टिव डेटिंग से, रेडियो एक्टिव डेटिंग से, ये तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हो। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस मतलब मॉर्फोलॉजी यानी कि बाहर से देख के तुम पता लगाओ, एनाटॉमी यानी कि अंदर, अंदर से तुम्हारा क्या स्ट्रक्चर है। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पहले तुम ये पढ़ लो, होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन, तब समझ में आएगा। होमोलोगस ऑर्गन, बच्चों ध्यान से सुनो, होमो का मतलब सेम, लोगस जिनका सेम स्ट्रक्चर हो, ठीक है, एनालोगस जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, डिफरेंट ओरिजिन हो, मतलब अलग अलग चीज। होमो यानी कि सेम जगह से आए हैं, ठीक है, एना यानी कि अलग अलग जगह से आए, डिफरेंट है, लेकिन सेम इनका फंक्शन होता है। तो उल्टा है, होमो का मतलब सिमिलर, सेम चीजें, सेम ओरिजिन, ठीक है, दोनों का ओरिजिन सेम है, दोनों के एंसेस्टर सेम है, दोनों के पूर्वज सेम है, लेकिन डिफरेंट फंक्शन, लेकिन काम दोनों अलग अलग रहे। पूर्वज सेम है लेकिन काम अलग कर रहे हैं। देखो एनालोगस ऑर्गन कौन से होते हैं? डिफरेंट ओरिजिन, पूर्वज अलग है लेकिन काम सेम कर रहे हैं। तो ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। थ्रोन्स ऑफ बोगनविला एंड टेंड्रिल्स ऑफ कस्कुटा, ओरिजिन तो इनका सेम है, लेकिन टेंड्रिल्स ऑफ कस्कुटा, कुकुरबिटा सॉरी, इनका क्या है, फंक्शन डिफरेंट है। टेंड्रिल काम अलग करता है, थ्रोन्स क्या करते हैं? थ्रोन्स क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं ना हर्बीवोर्स से, कि हर्बीवोर्स को खाना जाए। तो इस टाइप की मॉडिफिकेशन है भैया थ्रोन्स और टेंड्रिल्स, है ना। क्या होगा?
तो काम दोनों अलग कर रहे हैं लेकिन ओरिजिन दोनों का सेम है, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स और फोर लिम्स ऑफ मैमल्स। ठीक है, देखो अभी बताते हैं। थ्रोन्स ऑफ बोगनविला, ये देखो, ये देखो, ये डैंड्रिल देखो। ठीक है, तो ये जैसे भी है, लीफ की मॉडिफिकेशन है, स्टेम की मॉडिफिकेशन है, तो दोनों का ओरिजिन तो सेम है लेकिन फंक्शन इनके डिफरेंट है। ठीक है, अब देखो मैन की देखो फोर लिम्स, चीता की फोर लिम्स, वेल की फोर लिम्स, बैट की फोर। वेल अपनी फोर लिम्स को स्विमिंग के लिए यूज करती है, मैन होल्डिंग के लिए यूज करता है, चीता अपने उसके चलने के लिए, और क्या होता है कैप्चर करने के लिए, है ना। और बैट भी फ्लाइंग के लिए यूज करता है। अब देखो ये है तो सबकी रेडियस कार्पल मेटाकार्पल अल्ना जो भी है, रेडियस कार्पल मेटाकार्पल अल्ना जो भी है, ठीक है, ये सबकी सेम है, रेडियस कार्पल मेटाकार्पल ये सबकी सेम है ना। लेकिन जो काम करने का तरीका है वो सबका अलग है, कोई स्विमिंग के लिए यूज कर रहा है, कोई होल्डिंग के लिए यूज कर रहा है। ठीक है, अब देखो एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन में क्या होता है बच्चा, अलग अलग ओरिजिन है और सेम फंक्शन है। आई ऑफ ऑक्टोपस और मैमल्स, दोनों अलग अलग काम तो सेम करते हैं, आई ऑफ ऑक्टोपस और मैमल्स, लेकिन ओरिजिन तो डिफरेंट है। ठीक है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, बटरफ्लाई और बर्ड्स की विंग्स क्या है, इसका एग्जांपल है स्वीट पोटैटो रूट की मॉडिफिकेशन, और पोटैटो जो है वो स्टेम की मॉडिफिकेशन है। ठीक है, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइन। तो यहाँ पे क्या होगा, काम बच्चों सेम होगा, ओरिजिन डिफरेंट होगा, जैसे कि आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। ठीक है, स्वीट पोटैटो रोड से आया है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, जिसका ओरिजिन डिफरेंट होगा उसके काम तो भैया कारनामे सेम होंगे, लेकिन जिसका सेम ओरिजिन होगा, जिसके पूर्वज सेम होंगे, उसके काम अलग होंगे। ठीक है, तो ये पता चल गया। अब देखो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, देखो यहां से ही तुम देख लो, ये दोनों सेम सेम एंसेस्टर से डिराइव हुए हैं लेकिन आगे जाके अलग हो गए। ठीक है, तो सेम ओरिजिन हो गया, फंक्शन डिफरेंट हो गया। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, भैया पैदा तो अलग अलग जगह से हुए हैं, अलग अलग ओरिजिन है लेकिन काम सेम कर रहे हैं। ठीक है, सारी जो है रेज है वो डाइवर्स हो रही है, तो उसको तुम क्या बोलोगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और सारी एक जगह पे कंबाइन हो रही है, उसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलोगे। तो इससे पता लगा सकते हो तुम। होमोलोगस स्ट्रक्चर भैया ओरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट, एनालोगस स्ट्रक्चर भैया ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम, काम सेम। कॉमन एंसेस्टर होंगे, सिमिलर एनाटॉमी होगी, जैसे कि रेडियस कार्पल मेटाकार्पल अन्ना जो भी था वो सेम था, मैन का, चीता का, व्हेल का, ठीक है, इन सब का, लेकिन जो काम थे वो अलग अलग थे, कोई होल्डिंग के लिए, कोई स्विमिंग के लिए, डिफरेंट फंक्शन फंक्शन अलग पाएंगे। ठीक है, ये इससे उल्टा हो जाएगा, तो इस पे ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे चलते हैं। बायोकेमिकल एविडेंस क्या है, बायोकेमिकल मैंने अभी बताया, प्रोटीन और जीन्स, इसी के अंदर तो तुम्हारी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन, सिमिलर एंसेस्टर। ठीक है, सिमिलरिटी इन प्रोटीन एंड जीन, मतलब कि तुम्हारे जो प्रोटीन है उसकी सीक्वेंस तुम्हारे पूर्वजों से मैच होगी तो सेम सेम मिलेगा उनमें भी और तुम में भी, सिमिलरिटीज मिलेगी, बिल्कुल हूबहू सेम नहीं मिलेगा, सिमिलरिटीज मिलेगी उनमें जीन्स, और तुम्हारे जो जीन्स है जब उसको तुम उनकी सीक्वेंसेस को देखोगे जीन्स को, तो वो सेम सेम मिलेंगे, तुम्हारे पूर्वजों में भी सेम, हेयर का जो जीन था वो तुम में भी वही हेयर का जीन होगा, उनमें जो स्किन कलर का जीन था वो भी तुम में स्किन कलर का, उनमें जो हाइट का जीन था तुम में भी वही हाइट का जीन मिले, कोई अलग थोड़ी ना मिलेगा। तो जिससे तुम्हारे प्रोटीन और जीन वगैरह मैच खाते हैं, तुम्हारा डीएनए जिससे मैच खाता है उसी के तो बच्चे हो तुम, है ना, वही तो तुम्हारे पूर्वज थे। तो सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन, सिमिलर एंसेस्टर, ये बताता है बायोकेमिकल एविडेंस। ठीक है, बायोकेमिकल जिससे तुम्हारे केमिकल मैच होते हैं वही तुम्हारे पूर्वज है। ठीक है, सिंपल। अब आता है इंडस्ट्रियल मैनरिज्म, भैया ये एक और नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट है। इसमें क्या था कि भाई देखो यहाँ पे तो पॉल्यूशन था नहीं, यहाँ पे पॉल्यूशन था, जब इंडस्ट्रीज नहीं बनी थी तब पॉल्यूशन नहीं था, और जब इंडस्ट्री बनी तब पॉल्यूशन आ गया। तो जब इंडस्ट्रीज नहीं थी पॉल्यूशन नहीं था, यानी कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही साफ सुथरा एनवायरमेंट था। साफ सुथरा एनवायरमेंट होगा तो क्या होगा, जो ये ट्री का ट्रंक है लाइट होगा, इसका जो तना है इसका कलर लाइट होगा, और जब बहुत सारा पॉल्यूशन हो जाएगा तो बेचारा ट्री भी काला पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो जब ट्री का कलर लाइट था तो लाइट कलर की मौत बहुत ज्यादा थी। ठीक है ना, और जो डार्क वाली थी वो बहुत कम थी, क्योंकि डार्क वाली इस पे छिपेगी तो जो उसको खाने वाला प्रीडेटर है उसको आराम से दिख जाएगी, आराम से दिखेगी, वो उसको कैप्चर कर लेगा। इसीलिए जो लाइट कलर की थी उसको छुपने में आसानी थी, यहाँ पे डार्क वाली बेचारी आराम से पकड़ी जा रही थी, उसके शिकारी के द्वारा, शिकारी जो शिकार करता है ना, प्रीडेटर तुम्हारा, है ना, उस आराम से पकड़ी जाती है, इसलिए बेचारों का नंबर कम था। यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो कलयुग, पॉल्यूशन ज्यादा हो गया तो इसका कलर डार्क हो गया। आप देखो व्हाइट वाली मौत यहाँ पे दिख जाएगी आराम से, और जो डार्क वाली वो मौत है वो नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी ना।
तो क्या, तो लाइट वाली मौत यहाँ पे ज्यादा पकड़ी जाती है, यहाँ पे छिपेगी तो दिखेगी नहीं, दिखेगी है ना, यहाँ पे लाइट वाली मौत यहाँ पे आएगी तो दिखेगी ना, तो आराम से शिकारी उसको पकड़ लेगा, तो इनका नंबर यहाँ पे कम हो जाएगा और ये जो डार्क वाली है ये ज्यादा हो जाएगी। तो जब पॉल्यूशन नहीं था तब क्या था, व्हाइट विंग की मौत ज्यादा थी और डार्क विंग की मौत कम थी। बता दिया कि डार्क विंग की मौत को इसमें छुप जाती थी लेकिन वो बेचारी दिख जाती है ना, दिख गई यहाँ पे, तो फिर वो पकड़ी जाती थी, उसका नंबर कम हो गया। ठीक है, लेस पॉल्यूशन लाइट ट्रंक का कलर डार्क मौत पिक बाई प्रेडेटर। आराम सारी चीजें लिखी हुई है इसमें। यहाँ पे क्या था, व्हाइट वाली बच्चों कम थी, डार्क वाली देखो ज्यादा थी। ये जो डायग्राम है ना, ये जो मैंने बनाया है इतना कलरफुल, ये भी अगर तुम ध्यान से अपने दिमाग में छिपा लोगे ना तो पता चल जाएगा कि भाई जब पॉल्यूशन कम था तब तो डार्क वाली कम थी और जब पॉल्यूशन ज्यादा था तो लाइट वाली कम थी। ऑब्वियसली वो बेचारी पकड़ी जा रही है, उसका ज्यादा ज्यादा लोग उसको खा रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो कम हो गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मिक्स्ड पॉपुलेशन बेटर अडेप्टिंग एनवायरमेंट सर्वाइवल इंक्रीज इन देयर पॉपुलेशन नो वैरायटी कंप्लीटली वाइप। दो चीजें बताती है कि मिक्स्ड पॉपुलेशन हमेशा रहती है, हूबहू कोई प्रजाति खत्म नहीं हो जाती। देखो यहाँ पे नंबर वेरी कर सकता है, यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा नंबर है इस डार्क वाली का, यहाँ पे सॉरी इस पे व्हाइट वाली का ज्यादा नंबर है, इस पे डार्क वाली का ज्यादा नंबर है, लेकिन है तो सर्वाइवल में है, अस्तित्व में है। यहाँ पे डार्क वाली भी और लाइट वाली भी, यहाँ पे भी डार्क वाली भी और लाइट वाली भी, सारी की सारी वेराइटीज एक सम से खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, ऐसे नहीं है कि भाई एकदम से व्हाइट गायब हो गई, एकदम से ब्लैक गायब हो गई। तो मिक्स्ड पॉपुलेशन हमेशा मिलेगी और बेटर अडेप्टिंग एनवायरमेंट, जो बेटर अडेप्ट हो जाएगा। भैया कम पॉल्यूशन था तब तो ज्यादा अडेप्ट कौन थी, व्हाइट वाली थी, ठीक है, तो उसका नंबर ज्यादा हो गया। भैया पॉल्यूशन कम हो गया तो किसका नंबर ज्यादा था, व्हाइट वाली का। अब पॉल्यूशन ज्यादा हो गया तो डार्क वाली का आ गया टाइम, वो ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि कंडीशन किसके लिए फेवरेबल है। जिसके लिए फेवरेबल उसका नंबर ज्यादा हो जाएगा, जिसके लिए फेवरेबल नहीं है उसका नंबर कम हो जाएगा। पर ये नहीं है कि कंप्लीटली वो गायब ही हो जाएगी वहां से। ठीक है, नो वैरायटी कंप्लीटली वाइप्ड आउट। ठीक है, कोई भी वैरायटी कंप्लीटली नहीं हटेगी वहां से, उसका नंबर कम ज्यादा हो सकता है। नंबर कम ज्यादा क्यों, प्रीडेटर के ऊपर डिपेंड करता है। प्रीडेटर जिस चीज को आसानी से ढूंढ लेगा ना, शिकारी जिस चीज को आसानी से ढूंढ लेगा उसी का नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या होते हैं, देखो बच्चों कि ह्यूमंस आए, उन्होंने क्या किया, पॉल्यूशन करी है ना, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाई ऐसे, तो एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, इससे क्या हुआ, सिलेक्शन ऑफ ओनली रेजिस्टेंट वेराइटीज। ठीक है, इनसे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंट वेराइटीज का ही सिलेक्शन हो गया। एंटीबायोटिक ड्रग्स अगेंस्ट यूकैरियोट्स। अब तुमने बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खा लिया, इस महीने इसकी एंटीबायोटिक खा ली, उस महीने उसकी एंटीबायोटिक खा ली, तो तुम्हारे पेट के जो बैक्टीरिया है ना वो भी रेजिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो। तो क्या हो गया, तो बैक्टीरिया भी टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं, जरूरी थोड़ी ना सारी एंटीबायोटिक्स तुम पे काम कर जाएगी। आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन क्या है, देखो जी, डार्विन ने किसके ऊपर किया था ये एक्सपेरिमेंट, गैलापागोस आइलैंड पे देखा था उन्होंने कि ये है गैलापागोस आइलैंड और यहाँ पे फिंचेस वाली बर्ड्स रहेंगी। ठीक है, फिंचेस वाली वैरायटी रहेगी यहाँ पे, लेकिन गैलापागोस आइलैंड से वो दूर दूर चली गई, दूर दूर चली गई। अब दूर दूर चले गई, कहीं पे छोटे सीड थे कहीं पे बड़े सीड थे, जिसके बड़े सीड, जहाँ पे बड़े सीड मिल गए तो बड़ी चोंच हो गई, जहाँ पे छोटे सीड थे वहां पे छोटी चोंच हो गई, है ना। तो जो जहाँ पे गया वो वहीं का हो गया। ठीक है, उसने अपने अंदर भूसी के चेंजेस कर लिए। अब जैसा फूड वो खाएगा वैसा ही वो चेंज कर लिया, उसने अपनी बीक को, अपनी चोंच को वैसा ही चेंज कर लिया। तो फिंचेस ओरिजिनली सीड ईटिंग बर्ड्स थी। ठीक है, फिर वो अलग अलग इवोल्व हो गई, अलग अलग जगह पे चली गई और एल्टर्ड हो गई, उनकी बीक के साइज डिफरेंट हो गए। ठीक है, पहले तो सेम बीक साइज था लेकिन अलग अलग जगह पे गई वो, तो वहां पे बीक साइज उनकी अलग हो गई। भाई जिस तरह का खाना खाएंगे उसी तरह की उन्होंने चोंच रख ली अपनी। ठीक है, डार्विन ने किसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया, गैलापागोस आइलैंड रीजन था, ये याद रखना, स्मॉल ब्लैक बर्ड था, उसको तुमने नाम दे दिया डार्विन फिंचेस। ठीक है, मैनी वेराइटीज ऑफ फिंचेस आइलैंड, उस वेराइटी जो फिंचेस थी वो बहुत वैरायटी की थी उस आइलैंड के ऊपर। ठीक है, कुछ इंसेक्ट खाती थी, कुछ अलग वेजिटेरियन थी, कुछ अलग थी, कुछ अलग सीड खाती थी, तो उनकी जो है चोच उसी तरह की होगी। ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन क्या है, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, कहां पे हुआ, जियोग्राफिकल एरिया पे हुआ, एक आइलैंड है उसके ऊपर हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एंड रेडिएट टू अनदर एरिया। ठीक है, अब देखो जो एक चीज है, एक आइलैंड है, वो एक पॉइंट है, ठीक है, और वो अलग अलग रेडिएट हो जाता है कहीं कहीं पे, वहां की जो है रेडिएट यानी कि रेडिएशन से निकलना, उसका अलग अलग जगह डाइवर्स हो गया वो। अब वो जहां पे भी अलग अलग जाएंगे वहीं पे, एक सेकंड,
जियोग्राफिकल एरिया कॉमन एरिया था, लेकिन वहां से अलग अलग डाइवर्स हो गई। ठीक है, आप दिखाते हैं इसको एग्जाम। मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन इज आइसोलेटेड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर आता है ये। देखो जी, ये देखो, चल क्यों नहीं रहा भाई ये? हाँ, ये देखो, इसकी चोंच अलग साइज की है, इसकी चोंच अलग साइज। इनिशियली ये क्या थी, एक ही आइलैंड पे रहती थी, एक ही स्पीसीज थी। ठीक है, पर वेराइटीज अलग अलग थी। अब अलग अलग जगह पे जाके चोंच का साइज भी इनका अलग हो गया। ठीक है, रेडिएट हो गई, इसलिए इसको एडेप्टिव रेडिएशन तुम बोलते हो। ठीक है, अब देखते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन वो स्टेबल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। चेंज नहीं होगी भाई, कोई एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो उसके अंदर इवोल्यूशन भी नहीं होगी। उसके अंदर जो एलील्स है वो चेंज नहीं होंगे, थोड़े बहुत भी, है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत भी चेंज नहीं होगी, तो क्या इवोल्यूशन होगा, है ना। कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल्स टू 1। देख, डोमिनेंट को तुम p से दिखाते हो और रिसेसिव को तुम q से दिखाते हो, और उन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि ये है, इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी वो 1 आनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों एलील हो गए, मतलब डोमिनेंट वाले। तो होमोजाइगस डोमिनेंट पी स्क्वायर होमोजाइगस रिसेसिव भी है, और फिर तुम्हारे में हेटेरोजाइगस भी तो होते हैं, तो 2pq इक्वल्स टू 1। ठीक है, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि जो जीन पूल है ना, जीन पूल सेम होना चाहिए, रिमेन्स कांस्टेंट, स्टेबल होना चाहिए, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए, ना तो उसके अंदर कोई जीन ऐड होना चाहिए, ना वहां से जाना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। अब फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करेंगे भाई, जब तुम जीन चेंज नहीं करोगे, एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करोगे, ठीक है, तो इवोल्यूशन होगा कैसे? तो इवोल्यूशन वाली चीजें यहाँ पे नहीं होंगी। कौन कौन सी चीजें को इफेक्ट करती है? जेनेटिक ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट यानी कि जीन अपने अंदर चेंजेस कर लिया। जीन फ्लो, भैया जीन ने माइग्रेट कर गया वहां से, तो ऐड हो गया या डिलीट हो गया। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कुछ जीन्स आके वहां पे रिकम्बाइन हो गए। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, तो ये वाली चीजें यहाँ पे काम नहीं करती। ये वाली चीजें होंगी, तो जो ये तुम्हारा p प्लस क्यू है ना, ये 1 नहीं रहेगा। तो ये वाली चीजें फैक्टर अफेक्ट करती है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, यानी कि ये चीजें हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेंगी। इक्विलिब्रियम कोई चीज क्यों होती है? जब वहां पे कोई चेंजेस नहीं होते, स्टेबिलिटी होती है ना। जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, भैया उसने माइग्रेट कर लिया, वो चली गई वहां से, और फ्लो, है ना। मल्टीपल जीन माइग्रेशन, भाई हो सकता है बहुत सारी जीन भी एक साथ माइग्रेट कर लिया हो, एक साथ वहां से चली गई, ऐड हो गई हो, डिलीट हो गई, वहां पे आ गई हो। ठीक है, बहुत सारे जीन वहां पे आ गए। चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी न्यू एंड ओल्ड, हमेशा देखो, जैसे ये वाली पहले नई वाली पॉपुलेशन है और ये बड़ी वाली पॉपुलेशन है, बाद वाली पॉपुलेशन है, तो इन दोनों के अंदर हमेशा चेंजेस मिलेंगे, जीन्स के अंदर सेम नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ इसके अंदर आ गई, कुछ यहाँ से चली गई। ठीक है, जीन माइग्रेट करके चले गए, नाम से ही बता रहे, ड्रिफ्ट यानी कि चेंज हो गया, ड्रिफ्ट, उसने भी चेंज कर लिया। चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस इन स्मॉल पॉपुलेशन, ये स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर काम करेगा, रैंडम भी हो सकता है, अलग हो सकता है, कैसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं हम जीन्स को, और नॉन डायरेक्शनल भी हो सकता है। जीन फ्रीक्वेंसी, सॉरी एलेलिक फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी? बाय चांस, कोई भी जीन है वो बाय चांस चेंज होगा, रैंडम, नॉन डायरेक्शनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डायरेक्शनल भी हो सकता है, नॉन डायरेक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, फाउंडर इफेक्ट क्या होता है? चेंज इन एलेलिक फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब कि जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर चांस से चेंज हो गया। फाउंडर इफेक्ट, चेंज इन एलेलिक फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? रिकम्बाइन होगी चीजें, जुड़ गई या डिलीट हो। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, रिकम्बाइन होगी। वेरिएशन ड्यू टू गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में भी तो तुम्हारे जीन्स कंबाइन होते हैं मेल और फीमेल पार्टनर के। जीन एंड एलेलिक फ्रीक्वेंसी चेंज इन नेक्स्ट जनरेशन में ऑब्वियसली तुम्हारे मम्मी पापा के जीन्स तुम्हारे अंदर रिकम्बाइन हो गए, तो अगली जनरेशन में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएंगे और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अब देखो नेचुरल सिलेक्शन, बेटा दो चीजें हैं, एक होता है स्टेबलाइजेशन, एक होता है डायरेक्शन। पहले ये समझो, स्टेबलाइजेशन, भाई तुम मीडियम वाली चीजें सेलेक्ट करते हो, ठीक है, मोर इंडिविजुअल मीन वैल्यू। देखो आजकल 40 किलो के भी लोग हैं और 100 किलो के भी लोग हैं, लेकिन तुमने लिया मॉडरेट, 60 से लेके 75 किलो के लोग। ठीक है, तो अगर तुम 40 जैसे कि 40 किलो के यहाँ पे, 100 किलो के यहाँ पे, लेकिन तुमने लिए 60 से 75 वाले, तो तुमने एक मीडियम वाली वैल्यू सेलेक्ट कर ली, तो उसको तुम बोलोगे स्टेबलाइजेशन, मोर इंडिविजुअल मीन वैल्यू, जहां पे ज्यादा इंडिविजुअल होंगे। ऑब्वियसली आजकल 40 किलो के बहुत कम मिलेंगे, तो 100 किलो के बहुत भी कम मिलेंगे, लेकिन 60 से 75 किलो के लोग मॉडरेट मिलेंगे ना, अमाउंट में बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो तुमने उसी को सेलेक्ट कर लिया। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है कि जो चीजें ज्यादा है ना, उसी को तुम सेलेक्ट करोगे। अब देखो डायरेक्शनल
क्या कहता है, ये भी नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट है। या तो देखो, एक तो या तो तुमने उसकी सेलेक्ट कर ली, भैया 100 किलो वाले सेलेक्ट कर लिए, या फिर तुमने कर लिए सेलेक्ट 40 किलो वाले, एक ही होगा, या तो 40 वाले या 100 वाले। तो अगर तुमने 100 किलो वाले सेलेक्ट कर लिए, इसके नंबर ज्यादा है, तो वो हो गया डायरेक्शन, मतलब वहां पे ना तो बीच वाली वैल्यू और ना सबसे कम वाली वैल्यू वाले इंडिविजुअल मिल रहे, वहां पे मिल रहे हैं 100 किलो के बहुत ज्यादा लोग। ठीक है, अब देखो दोनों तरह के हो सकते हैं भैया। बीच वाले लोग जो तुमने यहाँ पे लिए थे ना 60 और 75 किलो के, वो तुम नहीं लोगे, उसको नेचर सेलेक्ट नहीं करेगा। नेचर किसको सेलेक्ट करेगा, 40 किलो वाले को और 100 किलो वाले को। ठीक है, तो ऐसे होगा ना ये वाला ग्राफ, और ये हो गया बच्चों डायरेक्शनल, और ये हो गया मीडियम वाला। तो स्टेबलाइजेशन बेटा जो मीडियम वाली चीजें हैं वो सिलेक्ट होंगी, डायरेक्शनल एक साइड शिफ्ट हो जाएगा 100 वाला। ठीक है, डिस्ट्रप्शन इसमें कोई मतलब नहीं बनता, इसमें 40 और 100 दोनों आएंगे, बीच वाला डिस्टर्ब किया जाएगा, यहाँ से बीच वाला हटा दिया जाएगा। ठीक है, मोर इंडिविजुअल पेरिफेरल वैल्यू, पेरिफेरल यानी कि जो कोने पे जो वैल्यू है ना तुम्हारी 40 और 100 वो सिलेक्ट होंगी, अदर देन मीन, मीन वैल्यू के अलावा दूसरी सिलेक्ट होगी, यहाँ पे मीन वैल्यू सिलेक्ट होगी। ठीक है, अच्छा ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन देखो जी, फर्स्ट ए सेलुलर कब थी, 3 बिलियन ईयर्स अगो, फर्स्ट सेलुलर लाइफ 2 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स 500, जोलेस स्पीसीज 350 मिलियन, कोलोकैंथस कहा कब 350, एम्फीबियंस वाटर से लैंड में कब आए। ठीक है, कोलियोकैंथस के बाद जोलेस स्पीसीज और एम्फीबियंस का जो है इंटरलिंक कौन करता है, कोलियोकैंथस करता है, यहां से पीवाईक्यूज आता है ना, कोइलोकैन। ठीक है, किसका कनेक्टिंग लिंक है, फिश और एम्फीबियंस के बीच का। ठीक है, रेप्टाइल्स इक्थियोसोरस फिश लाइक रेप्टाइल्स थे, और डायनासोर्स क्या थे, लैंड रेप्टाइल्स थे। फिर डायनासोर्स एक्सटिंक्ट क्यों हुए, क्योंकि इनका इवोल्यूशन हो गया बच्चों बर्ड्स के अंदर। डायनासोर्स का इवोल्यूशन किसके अंदर हो गया, बर्ड्स के अंदर हो गया, बेचारे ये खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो डायनासोर्स क्या थे, लैंड रेप्टाइल्स थे, इक्थियोथोरस क्या थी, फिश लाइक रेप्टाइल्स थी, तो ये याद रख ले। और जोलेस फिश और एम्फीबियन के बीच में कौन इंटरलिंक करता है, कोलियोकैन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड कब आए, सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स, ये आए फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड। डायनासोर्स 20 फीट थे, उसके डैगर टीथ थे, डोमिनेटिंग इन जुरासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड के अंदर वो डोमिनेट थे। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गए फिर वो। ये तुम्हारे प्लांट्स बताया भैया, प्लांट्स कब आए। ठीक है, तो ये पढ़ लोगे, इसका कुछ ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें जो चीजें याद करनी है, देखिए एक तो था सीनोजोइक, सीनोजोइक में पीरियड कौन से थे, क्वार्टनरी और टर्शरी, तब आए थे तुम्हारे ब्रायोफाइट्स, टर्शरी में आया तुम्हारा ब्रायोफाइट्स। ठीक है, मेसोजोइक में थे क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रायसिक। क्रिटेशियस में आए तुम्हारे बर्ड्स, एंजियोस्पर्म्स और मैमल्स। ठीक है, और डायनासोर्स कब आए, कब डोमिनेट थे ज्यादा, जुरासिक पीरियड में। तो डायनासोर्स जुरासिक पीरियड में डोमिनेट थे, इंपॉर्टेंट है। क्रिटेशियस पीरियड में कौन थे, बर्ड्स, एंजियोस्पर्म तुम्हारे फूल पत्तियों वाले पौधे और तुम्हारे उड़ने वाले बर्ड्स। ठीक है, मैमल्स, ये सारी चीजें यहाँ पे डोमिनेट थी। ब्रायोफाइट्स कब डोमिनेट थी, टर्शरी में, टर्शरी पीरियड में ब्रायोफाइट्स बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें कुछ ज्यादा याद नहीं करनी है तुम्हें, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन कब हुआ, देखो जी, प्राइमेट्स 15 मिलियन ईयर्स एगो आए। तब क्या हुआ बेटा, दो थे, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। ड्रायोपिथिकस थे एप लाइक, यहां से क्वेश्चन आता है, और रामापिथिकस था मैन लाइक। ठीक है, 4 फीट लंबा था, वो कपराइट चलता था। ठीक है, ड्रायोपिथिकस एप लाइक थे, रामापिथिकस थे मैन लाइक। क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये कैसे चलते थे, गोरिल्ला की तरह चलते थे और चिंपांजी की तरह चलते थे, वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपांजी। ठीक है, ड्रायोपिथिकस एप लाइक, रामापिथिकस मैन लाइक, 4 फीट लंबा, वॉक अपराइट, ऐसे चलता था। उसके बाद आए ऑस्ट्रेलोपिथिकस 2 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, वो ईस्ट अफ्रीका में थे, फ्रूट्स खाते थे, हंटेड विद स्टोन एंड वेपन, स्टोन एंड वेपन से हंट करते थे। ठीक है, होमो हैबिलस भी स्टोन से हंटिंग करता था, लेकिन ये खाता था नॉन वेजिटेरियन चीजें। ऑस्ट्रेलोपिथिकस खाता था फ्रूट्स वगैरह, लेकिन ये भी स्टोन्स को एज ए टूल यूज करता था, पर इसका पता अभी तक नहीं लगा है। ठीक है, होमो हैबिलस एज ए स्टोन यूज करते थे। ठीक है, अब ये फ्रूट्स खाते थे, तो क्या ये स्टोन को कैसे यूज करेंगे, है ना, फ्रूट्स खाते थे, सब स्टोन्स को कैसे यूज करेंगे, है ना, फ्रूट्स खा ले तो उसको किसी को मारने की जरूरत थोड़ी है, स्टोन से पत्थर देख के वो मार के खा लेगा, पर पता नहीं एज ए प्रोटेक्शन यूज करते होंगे वो। ठीक है, होमो हैबिलस सबसे पहले स्टोन्स का एज ए टूल यूज करते थे, नॉन वेजिटेरियन थे, खाने के लिए यूज करते थे। तो क्वेश्चन आएगा कि जो स्टोन को एज ए टूल यूज करते थे वो कौन यूज करते थे, होमो हैबिलिस, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आए होमो इरेक्टस। ठीक है, इनकी 600, होमो हैबिलिस की क्या थी,
600 से 650 से 800 सीसी इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी। फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड कौन था? होमो हैबिलस। होमो इरेक्टस 8 मीट 900 सीसी का इनका ब्रेन था, ठीक है। होमो सैपियन अफ्रीका में बने, ठीक है, बने सॉरी आए। सबसे पहले होमो सैपियन अफ्रीका में आए, उसके बाद निएंडरथल मैन आए, उनका 1400 सीसी। पता कर रहे हो? देख होमो इरेक्टस का कितना 900, होमो हैबिलस का 650 से 800 और ये निएंडरथल मैन 1400 सीसी, ठीक है। फिर बना तुम्हारा होमो मॉडर्न होमो सैपियन। तो ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है। होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियन, निएंडरथैल्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, ठीक है। अब देखो यहां से क्वेश्चन होता है स्कल से। जो है बेबी चिंपांजी है ना, उसका जो ये है ना खोपड़ी, ये ज्यादा किससे मिलती है? अडल्ट मैन से मिलती है, ना कि उसके अडल्ट चिंपांजी से। यानी कि बेबी चिंपांजी अडल्ट चिंपांजी जैसा नहीं है। किसके जैसा है? अडल्ट मैन जैसा है, तुम्हारे जैसा है। तो बेबी चिंपांजी ज्यादा किसके जैसा है? अडल्ट मैन जैसा। देखो इसके जो स्ट्रक्चर है ना स्कल का, वो तुम्हारे से ज्यादा मिल रहा है। उसकी खोपड़ी तुमसे ज्यादा मिलती है चिंपांजी की, बेबी चिंपांजी की, और जो अडल्ट चिंपांजी है उससे कम मिलती है। तो बेबी चिंपांजी मोर लाइक अडल्ट मैन, लेस लाइक अडल्ट चिंपांजी, ठीक है। चलो जी, यहां तक था आपका चैप्टर, खत्म होता है और इसके बाद करोगे तुम पीवाईक्यूज, ठीक है। एनसीईआरटी की हर लाइन से मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी और फिर लेके आऊंगी पीवाईक्यूज, ठीक है। हाँ शायद मैंने एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चंस इस चैप्टर के शायद अपलोड कर दिया, तुम देख लेना, ठीक है। पीवाईक्यूज बचते हैं वो मैं करवा लूंगी। चलो जी, बाय बाय।